जी। अच्छा, मैंने शायद आपको थोड़ी सी पावर की इक्वेशन बतानी थी। या थ्री फेज में जब आप कंसिडर करेंगे, पावर आपके पास आएगी √3 u एंड i, ठीक है। और अगर आप सिंगल फेज के लेंगे तो s शुड बी इक्वल टू u एंड i। ओके, ये फर्क है। बाकी बेस की सेम है फॉर z बेस सेम है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय s होगा। सर ओके, वो कॉन्जुगेट किसके साथ आता है? सिंगल कंजुगेट फेस आता में? है, नहीं ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ चले मैं बार लगा सही देता है। हूँ। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर आपके पास है इस फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो उस सूरत में जी। कंजुगेट आएगा। यहाँ पे मैं अंडरलाइन लगाता हूँ, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल u कॉम्प्लेक्स करंट कॉम्प्लेक्स एंड द कंजुगेट। अच्छा, मतलब ये थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों के है? ये थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों के लिए ही है। थ्री फेज में या थ्री फेज में अंडर 3 लग जाएगा लाइन टू लाइन वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। और अंडर 3 लग जाएगा शुरू में? नहीं नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे √3 नहीं आता, अच्छा। वो सिर्फ आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा, सही सही। ठीक है। ठीक है। बाकी लोग आ गए जी, सरदार साहब समझ आ गया? जी जी सर। चले, यही चीज की हुई है। अगेन यू हैव टू रीजन, सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बाद में। नाउ यू हैव टू गो अदर वे अराउंड, ये बैकवर्ड जाना है, लोड से आपने सोर्स की तरफ जाना है। तो सिंपल आप वोल्टेज डिवाइडर लगा लें, तो उस पे सिंपल सर्किट है ये वाला, ठीक है। ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, पर यूनिट की कन्वर्जन आपको थोड़ा क्लियरफाई हो जाएगी इस चीज की। आंसर मैं बता देता हूँ तो आपको थोड़ा मैच करने में आसानी होगी। तो आंसर आपके पास जो वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज आ रहा होगा वो तकरीबन 1.148 एंगल 9.866 पर यूनिट आएगा, ठीक है। चले, उसके बाद टोटल पावर जो आएगी वो भी ज़रा नोट डाउन कर लें। जो इनपुट पावर आएगी वो तकरीबन 103.27 मेगावाट, और जो आपके पास Q है वो 76.21 मेगावाट आएगी। या मैंने बेस पावर जो है वो 100 ही चूज़ की है, आप चाहें तो कुछ और यूज़ करके देख लें, आंसर सेम आएगा। ये आंसर सेम होगा, ओके। ठीक है सर। ऑलराइट, ओके। वही जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इन पर यूनिट सिस्टम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कि देयर इज नो ट्रांसफार्मर इन द पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट। तो अगर ये आपके पास इक्विवेलेंट डायग्राम है, ठीक है, कि तो आपके पास जो सिस्टम जो पर यूनिट सर्किट में सिंगल लाइन डायग्राम बनेगी तो दैट वुड बी लाइक दिस। क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर अगर आप देख रहे हैं तो इस सूरत में आपके पास सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, देयर इज नो इम्पिडेंस नथिंग। You have voltage U1 in per unit at one side, voltage in per unit in second side, same U1 I1 per unit and I2 per unit, और दोनों करंट बराबर होंगे इन पर यूनिट सिस्टम में। लेकिन जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आपके पास दो इम्पिडेंसेस आती हैं, एक तो सीरीज है और दूसरी आपके पास जो है वो एडमिटेंस है। ये नो लोड लॉसेस की है, यानी कोर लॉसेस वगैरह अगर आप करें, और ये वाइंडिंग की वजह से आएगी। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। आज की तो नहीं, शायद कल की अगले वीक की जो क्लास होगी उसमें शायद हम ये देखेंगे कि अगर टेप सेटिंग आती है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास जो उसका पर यूनिट सिस्टम होगा उसमें एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे बनेगा वो हम हो सकता है अगले वीक की क्लास में देखें, ओके। सही। तो यहाँ पे जो इसका ओके सर। इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा पर यूनिट में दैट वुड बी लाइक दिस। सो यू विल नॉट हैव एनी वाइंडिंग रेशियो ओवर हियर, जो सिंपल इम्पीडेंसेस इन पर यूनिट एज वेल एज एडमिटेंसेस, ओके। चलें, जी सर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं।
मकसद हमारा पहले सॉल्व करने का क्या है कि हमने स्टडी स्टेट में इलेक्ट्रिक नेटवर्क को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी अगर नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, एंड देन वी अगेन हैव ट्रांसफार्मर, and then again we have a grid over here, and we also have a grid over here, something like this, any other example के form में। तो question is how we going to solve it, to determine the steady state voltages at these buses. We need to find out the amount of current that is passing through each element and how much power, S, is supplied by the sources. Further, we can calculate the losses in these elements as well. Here we have the loads as well. So the question is कि ये इन loads की वो power है किस तरफ से supply हो रही है, either from this source or this source. तो ये हमारे पास objective होते हैं steady state analysis के। उसके लिए हम formulate करेंगे सबसे पहले अपनी power flow की equations को, और वो उसके ऊपर जो हम principle apply करेंगे वो nodal formulation होगा। Okay, so power ठीक है flow calculation is a steady state analysis of electrical power system to calculate the voltage magnitude and angle at all buses. So this is our objective to find out, and active power flow in all branches, this is also our objective to find out. The load flow analysis is an essential tool in the process of planning, designing, operation of power system under different operating condition and equipment configuration. तो operating condition से मुराद क्या होगी यहाँ पे कि हमारे पास जो लोड है वो क्या वैल्यू उसकी है, टाइम के रिस्पेक्ट से लोड की वेरिएशन, ठीक है। इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि अगर हम ट्रांसफार्मर ले रहे हैं उस सूरत में क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस डिफरेंट है वो क्या होगा, वो तमाम चीज़ें हम वेरी करके देखेंगे कि हमारे नेटवर्क जो है लोड फ्लो एनालिसिस सिस्टम की क्या है। Based on load flow calculation, different results can be predicted, such as, यानी कि हम जब लोड फ्लो कैलकुलेशन हम करेंगे तो हम उससे क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, लाइन लॉसेस निकाल सकते हैं, ट्रांसफार्मर की लोडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर ग्रिड्स, एंड रिक्वायर्ड वोल्टेज कंट्रोल रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर करनी है तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो वोल्टेज रेंज क्या है जो हमें डिजायर होंगी ट्रांसफार्मर के ऊपर। फर्दर इसमें क्या चीज़ है कि लोड फ्लो रिजल्ट्स यूजुअली रिक्वायर्ड एज इनिशियल स्टेट फॉर अनदर कैलकुलेशन, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी, सच एज आरएमएस सिमुलेशन, हार्मोनिक एनालिसिस। आरएमएस सिमुलेशन बेसिकली परफॉर्म की जाती है स्टेबिलिटी और डायनामिक एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। Also, multiple load flow is calculated for other analysis like contingency and reliability. Contingency ये है कि आपके पास for example दो ट्रांसमिशन लाइन है, अगर आपके पास इस बस बार के ऊपर फॉल्ट आता है तो यहाँ पे जो लोड कनेक्टेड है we can still supply the power. So this means that there is another contingency plan, means n-1 criteria is fulfilled for this load. n- क्राइटेरिया से मुराद क्या है ऑफ दिस केबल के इसकी टोटल नंबर ऑफ अगर एक जितने भी टोटल नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैं उसमें से एक माइनस कर दें तो क्या हम इस लोड को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ हमारे पास दो लाइंस हैं, दो में से एक माइनस कर दें तो एक केबल के ऊपर के थ्रू आप इस लोड को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर n-2 जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता, क्योंकि अगर ये दोनों केबल आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगी तो इस लोड के ऊपर पावर सप्लाई नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट कंटिजेंसी। ऑलराइट, तो नाउ क्वेश्चन इज वी विल फॉर्मुलेट अ जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ पावर फ्लो। इस पावर फ्लो में आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, एक्टिव और एक्टिव पावर की,
और उसको हम यूज करते हुए न्यूटन और गॉस मेथड के अंदर जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड होगा उस पर अप्लाई करेंगे पूरे नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। ओके, टू ड्राइव द इक्वेशन वी कैन कंसीडर दिस सिंपल नेटवर्क डायग्राम। So we consider they are just okay. For example, we have 3 buses. This is the branch admittance between bus 1 and bus 2, and this is the branch admittance between bus 2 to bus 3. 3 by तो जो 3 बस बनेगा। सॉरी मैट्रिक्स एडमिटेंस सर का ये 3 by 3 का बनेगा जी। इससे जज करते हैं ना ये जो बस बार्स हैं। जी, नंबर ऑफ बसेस पे डिपेंड करता है एडमिटेंस मैट्रिक्स कितने बसेस का बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये देखिए हमारे पास एक शंट एलिमेंट भी है, तो एब्रीविएशन देख ले 1 to 2 का मतलब 2 बसेस के दरमियान, और अगर यहाँ पे 0 आता है तो इसका मतलब रेफरेंस आपका ग्राउंड 0 है। ग्राउंड तो फॉर एग्जांपल इफ यू फॉर्मुलेट द इक्वेशन एट दिस एंड, इफ दिस इज द करंट I, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं आर्बिट्ररी सोर्स विद करंट I1। सो ये इमेजिनरी कह लें या अब ये मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा, या इमेजिनरी तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक सोर्स लगी हुई है जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सप्लाई कर रही है इन 2 ब्रांचेस के दरमियान अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस बस के ऊपर हम इमेजिन करें तो यहाँ पे उसकी एब्रिविएशन होगी I2, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। और इसी तरीके से अगर हम इमेजिन करें इस बस के ऊपर तो यहाँ हमारे पास करंट होगी I3, so that is going in feed in this direction। तो जो हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन निकलेगी वो दिस अजम्पशन को वैलिडेट करेगी। ये बताएं ये कौन सी हमने ओरिएंटेशन अज्यूम कर ली? पॉजिटिव सीक्वेंस, ये जनरेटर ओरिएंटेड कन्वेंशन हमने उस पर अप्लाई की है, क्योंकि जब हम इनफीड कर रहे हैं तो दैट वुड बी आवर पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव। ओके ओके, नाउ वी अप्लाई द नोडल इक्वेशन। तो नोडल इक्वेशन जो बस 1 के ऊपर बनेगी वो I1 सोर्स प्लस जो द करंट एंटरिंग द नोड, द करंट लीविंग द नोड। ठीक है, so this is I1, this is I10 and this is I12। और I1 के क्रॉस जो करंट है वो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे वोल्टेज है वो U1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एडमिटेंस, ओम्स लॉ। ठीक है, so this is the current through the branch, मतलब शंट एडमिटेंस। and then the current through the admittance कैसे कैलकुलेट करेंगे? that would be U1 minus U2। अब U1 हमने इसको हायर क्यों लिया है? क्योंकि हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर किया है, दैट वुड बी U1 और U2 होगी। जब आप U2 की इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो उस सूरत में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे टू मैच द जनरेटर ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन, तो उस सूरत में U2 माइनस U1 होगी। ओके, ऑलराइट, now we just substitute these two equation into this one, so you will get the equation of I1 which would be equal to इसको सिंप्लीफाई कर लें, इन दोनों क्वांटिटी को कॉमन करें तो आपके पास क्या आएगा? समेशन ऑफ द शंट एडमिटेंस एंड द ब्रांच एडमिटेंस माइनस द वोल्टेज that is equal to and multiply by the admittance of the branch। alright, इसी तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं फर्दर इक्वेशन फॉर I2 एंड फॉर I3। सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, तो उस सूरत में आपके पास जो इक्वेशन निकलेगी वो ये होगी कि जो फॉर I2 इज इक्वल टू U2, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी होंगी जो एलिमेंट्स, ब्रांच एलिमेंट्स जो आपस में कनेक्टेड है उनका सम। तो अगर आप इस चीज को देखें यहाँ पे शंट एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो ये Y
1 2 और Y2 3 है। तो इन दोनों एडमिटेंस का सम मल्टीप्लाई बाय U2 माइनस this admittance multiplied by U1 and then minus admittance U3 Y23 and U3 ओके। इसी तरीके से अगर I3 होगी तो यहाँ पे अगर ड्राइव करेंगे इक्वेशन तो हमारे पास निकलेगी एडमिटेंस, सिंगल एडमिटेंस कनेक्शन है विद दिस बस बार एंड देन समेशन है और ये आपके पास माइनस आ जाएगा U2 के साथ। अगर इन तीन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें सो वी कैन ऐड लाइक दिस, कॉलम वेक्टर आपके पास आ जाएगा I1 I2 I3 और यहाँ पे इनपुट के तौर पे अगर आप ज्यूम करें वोल्टेज U1 U2 एंड U3 सो द एडमिटेंस वुड बी Y10 प्लस Y12 माइनस Y12 एंड क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज U3 नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में दैट वुड बी 0। जो सेकंड फर्स्ट है इक्वेशन U1 की जो बनाई थी हाँ उसमें U3 नहीं है ना, सिर्फ दिखाएगा एक मिनट बाद। यहाँ U3 नहीं है आपके पास। अच्छा सही है, ठीक है ठीक है, तो इस वजह से आपके पास 0 आ जाएगा, कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से I3 में I1 यहाँ नोट करें U1 नहीं है तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके एंड देन यू कैन हैव द एलिमेंट Y23 is multiplied by U3 which is this one and then minus Y23 is multiplied by U2 and this is this one। तो ये जो चीज़ है आपके पास क्या कहलाएगी, एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स फॉर्म में नोटेशन देंगे तो I इज इक्वल टू एडमिटेंस इनटू वोल्टेज। अब इस सिंपल एग्जांपल से आप किसी बड़े इस मेथडोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बड़े नेटवर्क के ऊपर। ओके सो वी विल फॉर्मुलेट डायरेक्टली दिस एडमिटेंस मैट्रिक्स रादर देन यूजिंग दिस ऑल दिस इक्वेशंस। तो अगर डायरेक्ट मेथड मैं आपको बताऊं जो दो बस बार्स के बीच में आ रहा है किसी भी n नंबर ऑफ बस बार के दरमियान है, कोई भी n बसेस, एक मेथड आप समझ लें और वो आप किसी भी नेटवर्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज की। इसमें क्या होगा, सिंपल जितने भी नंबर ऑफ बसेस हैं आपको मालूम है 3 अगर बसेस हैं 1 2 और 3 तो ये 3/3 का बनेगा। अगर आपके पास 4 नंबर ऑफ बसेस होते तो आपके पास बनता 4/4 का। ऑलराइट यहाँ तक क्लियर। इनपुट आपका कॉलम वेक्टर आपने डिफाइन किया वोल्टेज U1 U2 U3 सीक्वेंस में आप चलते रहें UN तक और इसी तरह से जो नंबर ऑफ करंट होगा वो भी I1 I2 I3 होगा। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दिस इज कॉल्ड सेल्फ एडमिटेंस। ठीक है और ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं म्यूचुअल एडमिटेंस। ठीक है यहाँ तक क्लियर। ठीक है सर। ओके अच्छा अब हमने क्या करना है, जब भी आपने एडमिटेंस मैट्रिक्स निकालनी है तो याद रखें सबसे आखिर में आप सेल्फ एडमिटेंस कैलकुलेट करेंगे किसी भी रो के लिए। अगर रो बाय रो जाएंगे पहले आप म्यूचुअल एडमिटेंस की वैल्यू को फॉर्मुलेट करेंगे। ओके सो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, अमूमन आपके पास जो डाटा गिवन होता है वो इम्पीडेंस की फॉर्म में गिवन होगा। तो आपको इसकी इम्पीडेंस की वैल्यू गिवन होगी उसको आप सिंपल इन्वर्स करेंगे तो एडमिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ये 1 2 होगी ये 2 3 होगी। ओके तो सबसे पहले आप ये कनेक्शन देखेंगे कि U1 से U2 के दरमियान
अगर कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, मींस देयर इज नो बस बार बिटवीन दीज टू बस बार, कोई तीसरी बस बार नहीं आ रही, तो आप उसकी एडमिटेंस को लेंगे बिटवीन 1 2, जो सेकंड कॉलम है, दिस इज द फर्स्ट 1 2 3, ये रोज कॉलम क्या हो जाएगा 1 2 और 3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। हाँ जी जी, एक मिनट। तो जब आपके पास, आपको पता चला 3x3 मैट्रिक्स आपने बनाना है, तो आपके पास 3 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगी। ठीक है, अब आपने सबसे पहले फर्स्ट 1 बाय 1 तो आप रहने दें, 1 2 बाय 2 और 3 2 बाय 3, ये आप अभी आप रोक के रखें। सबसे पहले आप बनाएंगे जो फर्स्ट कॉलम होगा 1 और 2, बस बार 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि ये इंडेक्स डिफाइन कर रहा है रेफरेंस, ये 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 1 बस बार और से दूसरी बस बार के दरमियान कोई एडमिटेंस है, यस वी हैव दिस एडमिटेंस। ये आप एडमिटेंस ले लें, यहाँ पे इंसर्ट करें एंड उसको मल्टीप्लाई कर दें -1 से। अब आप जाएं फर्स्ट बस बार से तीसरी बस बार के दरमियान कोई डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं है, बताएं है कि नहीं है? नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बीच में एक सिंगल बस बार आ रही है सर, 1 और 3 के दरमियान नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे ये डायरेक्ट इम्पीडेंस यहाँ पे आ रही होती तो ये डायरेक्ट कनेक्शन होता। डायरेक्ट कनेक्ट यहाँ से मुराद ये है कि इसमें एक बस बार नंबर 2 बीच में आ रही है। ठीक है, देन देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन बस नंबर 1 and bus number 3, so we will have 0. ओके, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने आना है सेल्फ एडमिटेंस के ऊपर, हाउ यू गोइंग टू फॉर्मुलेट द सेल्फ एडमिटेंस। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को आप सम करेंगे विदाउट माइनस साइन। ये माइनस साइन फार्मूले का है, ठीक है, ये वाला ये फार्मूला जो है ना, ये जो फार्मूले का माइनस साइन है, तो इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप सम करेंगे। एक एलिमेंट है y12 प्लस 0, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो एलिमेंट आपने यहाँ पे ऐड किए, प्लस वो तमाम एलिमेंट शंट एलिमेंट जो इस बस बार के साथ कनेक्टेड है, वो आपके पास ये शंट एलिमेंट कनेक्टेड है। ओके, तो शंट एलिमेंट प्लस ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कमिंग इन दिस रो, इग्नोरिंग द साइन माइनस साइन, क्योंकि हमने फार्मूले का मल्टीप्लाई किया था इस सेल के लिए। ओके, अभी सेकंड रो पे जाएंगे, बात और क्लियर हो जाएगी। अगर हम सेम मेथोडोलॉजी अप्लाई करें फॉर सेकंड रो, फॉर सेकंड बस बार की बात करें, तो यहाँ पे एक ब्रांच एलिमेंट कनेक्टेड है, तो दिस इज नॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट U2। पहला बस नंबर 2 और 1 के दरमियान कनेक्शन है कि नहीं है? नंबर 2 और 1 के है कनेक्शन, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ना वो वैल्यू डाली और आपने उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ द कनेक्शन बिटवीन 2 और 3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं? यस सर, करता है, ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, दिस इज U3। तो इस वजह से आपने वैल्यू डाली U23 मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। ओके, तमाम एलिमेंट हो गए। नाउ अब आपके पास क्या है कि सेल्फ एडमिटेंस आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। पहली चीज, यहाँ पे कोई शंट एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, दिस इज फाइन, वी इग्नोर दैट पार्ट, एंड देन वी एड अप ऑल द रोज, अदर रोज, यानी कि U12 प्लस U23। अगेन ये जो माइनस साइन है वही कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये फार्मूले का है इस सेल के लिए। जी, बात समझ आ गई? ठीक है सर, ठीक हो गया। और इसी तरीके से हम जो थर्ड रो है वही अप्लाई करेंगे। तीसरी जो बस है उसका 1 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी हैव 0।
लेकिन जो बस बार नंबर 3 है उसका 2 के साथ डायरेक्ट के साथ कनेक्शन connect है, दैट्स व्हाई वी हैव y23 माइनस साइन अगेन इज फॉर द फार्मूला। अब ये बात आपके पास आ गई सेल्फ एडमिटेंस, वो कैसे कैलकुलेट होगी? अगर यहाँ पे कोई शंट एलिमेंट कनेक्टेड होता तो वी ऐड देम ओवर हियर, प्लस यहाँ हो पे जाएगी। चूंकि कनेक्टेड नहीं है इस वजह से देयर इज नथिंग देयर। उसके बाद वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनका एडिशन विदाउट दिस माइनस साइन, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है y23 which is over here now. So this is how we going to formulate the admittance matrix. Okay, बात क्लियर हो गई? जी जी ठीक है सर। This is one of the way to understand, और जो भी तरीकेकार है। अभी एट द एंड ऑफ क्लास मैं आपको बुक का रेफरेंस दे दूंगा, उस बुक में भी ये फॉर्मुलेशन समझाई हुई है, आप उसके तरीके से समझना चाहें तो उसके तरीके से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सर वो आपने बुक अपलोड की है उस पे LMS पे? बुक मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी थी ना। व्हाट्सएप कर दिया था। अच्छा अच्छा LMS पे अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि बुक का साइज बड़ा होता है, तो वहाँ लिमिट है, एक मैक्सिमम साइज जो है ना चले। उससे 15 या 10 या 15 से ज़्यादा अपलोड नहीं होती। अच्छा और ये सर ये करना नोट्स? मैं नोट्स अपडेट कर दूंगा, अभी टाइम नहीं है थोड़ा सा, ठीक है? चलो सही है, ठीक। ऑलराइट, अच्छा यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड्स पे कि एडमिटेंस Y is an admittance matrix which consists of bus, self bus and mutual admittance values. Commonly shunt capacitors and voltage dependent loads are added as self admittance. वोल्टेज डिपेंडेंट लोड से क्या मुराद है कि अभी जो हमने पिछली एग्जांपल में लिया था वहाँ हमने अज्यूम किया था कि हमारा जो एक्टिव पावर है वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो वो एज अ शंट एलिमेंट ऐड नहीं होता, लेकिन अगर हम इसका जिप मॉडल बनाएंगे, जो पिछली क्लास में मैंने बताया था स्टैटिक और डायनेमिक मॉडल, तो उसमें जो जिप मॉडल में इम्पिडेंस के तौर पे जो बिहेव करेगा लोड, उसको हम एज अ एडमिटेंस मैट्रिक्स के तौर पे मैट्रिक्स में शामिल करेंगे, ठीक है? ओके, वो हम जब फॉर्मुलेशन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है? जो वोल्टेज डिपेंडेंट है वो एज अ शंट एलिमेंट होंगी, एंड ट्रांसफॉर्मर्स लाइंस एंड अदर सीरीज एलिमेंट्स मॉडल एज म्यूचुअल एडमिटेंस। ट्रांसफॉर्मर्स लाइंस और सीरीज एलिमेंट सारे आपके म्यूचुअल एडमिटेंस की फॉर्म में यहाँ पे आएंगे, ठीक है? फॉर n number of nodes the injected current in the form of matrix can be written like this. So we have some n और l number of load, यहाँ पे l number of load आ जाएगा, तो उसको हम इस तरीके से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, ओके? तो पहला जो कॉलम है रो, और ये कॉलम को इंडेक्स को रेफर करता है, तो जो रो होती है वो रेफरेंस होती है, रेफरेंस बस होगी, उस बस के मुताबिक दूसरी बसेस के दरमियान जो कनेक्शंस हैं उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं। नाउ थोड़ी सी डेरिवेशन और कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जेनेरिक फॉर्म में करंट कैलकुलेट करना है किसी एल्थ बस बार के ऊपर, जो पिछली एडमिटेंस जो मैट्रिक्स है यहाँ से देखें, यहाँ देखें आपके पास हम इस इक्वेशन करंट के लिए हम करंट की इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म में ड्राइव करते हैं यूजिंग दिस रो, ओके? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंस by multiplying this with this corresponding voltage, ऐसी बनेगी मैट्रिक्स। m यहाँ आपके पास इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है? l इज द रो। फॉर एग्जांपल अगर थर्ड आपके पास रो है तो ये I3 आपके पास आएगा। समेशन, हम वही इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं जो पहले वाली जो हमने एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल की थी, फ्रॉम बस 1, टोटल नंबर ऑफ बस बार उसमें कितनी थी? n 3 थी। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करेंगे, सो I3 वुड बिकम I13 मल्टीप्लाई बाय U1 प्लस I12, सॉरी y, यहाँ y की बात कर रहा हूँ, यहाँ I3 निकलेगा
y12 मल्टीप्लाई बाई u2 प्लस अच्छा सही y13 मल्टीप्लाई बाय u3। ठीक है, सही अब हमने उसकी वैल्यू देखनी है। मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारा 1 और 3 के दरमियान कनेक्शन नहीं था, तो ये एडमिटेंस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0। 0 अब हम ये जो वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, हम एडमिटेंस मैट्रिक्स से सिलेक्ट करेंगे, ओके, जो हमने ड्राइव किया था नेटवर्क को देख के। तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ 0 थी, 0 थी, ठीक है। और यहाँ वैल्यू थी y23 और जो सेल्फ थी वो 23 थी, ऐसी था। तो यहाँ मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा गलत लिख दिया नोटेशन, ये नोटेशन थोड़ी सी सही नहीं है। नोटेशन यहाँ पे क्या बनेगी, 3 1 3 2 और 3 3 बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है, तो एक मिनट, अच्छा, तो हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है 3 2 एलिमेंट्स, कौन सा है यहाँ पे, ये -2 3 है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। और y33 एलिमेंट क्या है हमारे पास, y23। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी वापस, वही जो हमने पहले ड्राइव की थी। ओके, इस चीज को देख लें, दोबारा अगर समझ नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ लें, क्योंकि यही मेथोडोलॉजी हम अप्लाई करेंगे जब हम पावर फ्लो इक्वेशन अभी से हम ड्राइव कर रहे हैं, तो उसको जब इक्वेशन को हम एक्सपेंड करेंगे ना, तो उस पर यही मेथोडोलॉजी इस पे अप्लाई होनी है। तो यहाँ बात क्लियर है, तो आगे चलें। जी जी क्लियर है। ऑलराइट, अच्छा, जो भी एल्थ बस बार है उस पर हमने जेनरिक इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। अब इसके ऊपर हमने पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर, अगेन दिस इज द पावर फार्मूला। आपके पास कोई बस होती है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें कंजुगेट, दोनों तरफ आप कंजुगेट ले लें, तो ये कंजुगेट कंजुगेट हट जाएगा। ये बेसिकली इस फॉर्म को इस वजह से हमने चूज किया है, उसकी वजह ये है कि इस पूरी इक्वेशन का कंजुगेट करना थोड़ा मुश्किल होगा जब फॉर्मुलेशन के लिए। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस इक्वेशन। तो मीनिंग्स आर बोथ सेम। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज वही रहेगा, तो करंट की वैल्यू हमने सिंपल सब्स्टिट्यूट किया इसके अंदर। तो हमारे पास पावर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, power S, apparent power, voltage of at bus bar, and then we have a summation sign, admittance, and then we have the voltages. Okay, यहाँ तक clear? ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए अब इक्वेशंस देख लें। कंजुगेट जो पावर होगा वो क्या होगा, PL माइनस इज साइन बिकॉज ऑफ द कंजुगेट, एंड देन JQ, क्योंकि नॉर्मल आपके पास S की वैल्यू क्या होती है, P प्लस JQ होती है। तो ये माइनस साइन किया है कंजुगेट की वजह से। और अगर हम एडमिटेंस को खोलें, तो एडमिटेंस हमारे पास बिटवीन टू ब्रांचेस, ब्रांच L और M के दरमियान क्या होगी, G कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस। ओके, और अगर हम इसी जो अबव इक्वेशन उसको हम बेसिकली एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए हम वोल्टेज को ले लेते हैं ऑयलर क्वांटिटी के अंदर। तो ऑयलर क्वांटिटी में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वोल्टेजेस है UM, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और एक्सपोनेंट इसका एंगल आएगा। ठीक है, और अगर इसी वोल्टेज का कंजुगेट ले लें तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। और ऑयलर क्वांटिटी अगर इसको हम एक्सपेंड करें, E प्लस है तो प्लस साइन यानी कि कॉस एंगल प्लस J साइन एंगल, और अगर माइनस है तो कॉस एंगल माइनस J साइन एंगल होगा। तो ये सिंपल एंगल भी होगा ना, पावर फैक्टर वाला एंगल। ये वोल्टेज एंगल है, एंगल पावर फैक्टर वाला, ये वोल्टेज एंगल है सर, ये वाला एंगल है। अच्छा, हम इसके ऊपर अप्लाई करें, जिसके ऊपर अप्लाई करें, बेशक आप करंट के ऊपर अप्लाई करें या पावर के ऊपर अप्लाई करें, ये तो जेनरिक ऑयलर की इक्वेशन है ना। जी 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 जी, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे वोल्टेज के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज फॉर वोल्टेज। सही सही। ओके, ऑलराइट, तो ये इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंपल सब्स्टिट्यूशन की ये तमाम इक्वेशन यहाँ पे 2.11 के ऊपर सबमिशन की है।
आप डेरिवेशन खुद इसको एक्सपेंड करके घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसकी वैल्यू कैसे आती है। तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इफ यू अप्लाई दिस सब्स्टिट्यूशन तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की फॉर्म में बनेगी। ओके, तो पावर, रियल एंड रिएक्टिव पावर, माइनस साइन इज फॉर कंजुगेट, कंडक्टेंस, एंड देन वी हैव द वोल्टेजेस। उसमें आयलर क्वांटिटी भी हमने अप्लाई की है। क्योंकि यूएल जो था, आप ये देखें यूएल कॉमन था, तो वो मैंने समेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्योंकि उसका इंडेक्स यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस समेशन साइन। तो सिंपल मैंने उसको अंदर मल्टीप्लाई किया है। थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, इसको इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किए P माइनस JL, इस वैल्यू को अंदर समेशन के ले जाके इस वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई किया है। ओके, और एडमिटेंस की वैल्यू G हमने सब्स्टिट्यूट किया है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप ऑयलर क्वांटिटी अप्लाई कर दें, ये वाली क्वांटिटी अप्लाई कर दें, तो आपके पास सिंपल इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सीक्वेंस देखें, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपके पास वो वाली बस बार है जो आपके पास रेफरेंस के तौर पे है मैट्रिक्स के अंदर, और ये अदर बस बार हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 2 और 3 है और ये 1 2 और 3 है, तो ये जो इंडेक्स L है वो ये 3 वाला इंडेक्स होगा, ये वाला इंडेक्स है। ओके, और जो M इंडेक्सेस हैं वो M इंडेक्सेस ये हैं कॉलम के। तो L रेफर टू रोज and M refer to column। ठीक है, ओके, क्योंकि हम ये इक्वेशन जो है रो बाय रो उसको डिजाइन करते हैं। ये वकार आपको समझ आ रहा है? वकार है? ठीक है, सिंपल इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट को स्प्लिट कर दें। वो कैसे होगा? इस क्वांटिटी को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो कंजुगेट के फैक्टर चेंज हो जाएंगे। तो सिंपल आपके पास एक्टिव और रिएक्टिव पावर फ्लो की इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड पावर फ्लो इक्वेशन। ठीक है, ठीक है सर। यही इक्वेशन आपकी फंडामेंटल है। इसी से हम अप्लाई फाइंड आउट करेंगे तमाम वोल्टेजेस के बस बार के ऊपर जो तमाम वोल्टेजेस आ रही हैं, करंट है, ब्रांचेस है। ऑल इन ऑल इज दिस टू इक्वेशन। इसको आप जुबानी याद कर लें। ठीक है, इसी को हम अप्लाई करेंगे न्यूटन रेफरेंस के अंदर, इसी को अप्लाई करेंगे हम इसके गॉस साइडल मेथड के अंदर। ये तमाम इक्वेशन अप्लाई होगी। अच्छा, अभी इसमें थोड़ी सी जी, इतनी बड़ी इक्वेशन याद करना मुश्किल नहीं हो जाएगा सर? याद करना आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज वो है जिस बस बार के ऊपर आप रेफरेंस या उसके मुताबिक कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ वोल्टेज मल्टीप्लाई होगा तमाम वैल्यूज के समेशन के साथ, तमाम नंबर ऑफ बसेज आएंगे। n इज द टोटल नंबर ऑफ बस बार और इसका इंडेक्स होगा 1 2 3। अगर यहाँ पे 1 है, L1 है, M भी 1 है, तो इसका मतलब है हम सेल्फ बस के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। और अगर ये 1 2 आ जाएगा तो इसका मतलब बस बार 1 और 2 के दरमियान कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल ये देखें, कॉस का एंगल है और साइन है। एक्टिव पावर में प्लस साइन आएगा